हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह। इसमें देखिए आप लोगों का किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो आपका क्या है, एदय तो कंठ तालु होता है, संस्कृत में सूत्र है उसके अनुसार से अय है। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं एदय तो कंठ तालु, तो आपका इसमें अय है। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण तो आपका ये छ से छत्री, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन होता है ना, छत्र ज्ञस्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी है। छ संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण में देखिए आपका क हलन ख है को मिला करके तब आपका जो है क्या बनता है, छ बनता है। अब नंबर 3 है कि किस भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं, सॉरी हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। तो आपका क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, परतंत्र है जो कि स्वर पर आश्रित है। बगैर स्वर के व्यंजन हम नहीं बोल पाएंगे, तो ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए नंबर 4 है, व का उच्चारण स्थान है तो वकारस्य दंतोष्ठ होता है, अर्थात ये फार्मूला है वकारस्य दंतोष्ठ संस्कृत में है। तो कहते हैं ना, संस्कृत जो है क्या है, हिंदी की जननी है। तो जाहिर सी बात है कि माँ के लक्षण बच्चों में दिखते हैं, इसी से हिंदी और संस्कृत क्या है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है। तो आप इसको हिंदी से हिंदी में संस्कृत के जो है लक्षण दिखते हैं। देखिए यहाँ पे वकारस्य दंतोष्ठ के अनुसार से ये दांत और ओष्ठ है। वो दांत से जीभ और ओठों से कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण क्या होता है, दंतोष्ठ कहलाता है, वह इसी वर्ग में शामिल है। उसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका क्या होता है, ध्यान देना। इसमें ये कहने का मतलब इसका है जैसे क हलन प्लस ख होता है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क है, ऑप्शन ए है। ओके, चलिए ये आपका 5 हो गया। अब चलते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द तत्पश्चात क हलंत, इसके बाद छ वर्ण आता है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता दी जो इसमें लिखा गया है। नंबर 6 देखिए, कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण है, घोष मतलब क्या होता है, आवाज ना। तो आवाज की कौन सा वर्ण बोलने में जो है कंपन ज्यादा होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं कि जिन स्वर तंत्रियों के, ये बाय मिस्टेक हो गया था, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन हो उसे हम घोष वर्ण कहलाते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है। हर वर्ग का तीसरा, ध्यान दीजिए, वर्ग मतलब समझते हैं। जैसे मैंने कहा क वर्ग, तो क वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के अंतर्गत। जैसे मैंने कहा च वर्ग, तो च वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, च छ ज झ इ। आई होप कि समझ गए होंगे आप। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन में क्या है, म, क्या है, म, ये आपका घोष वर्ण है। उसके बाद देखिए इसमें कहने का मतलब है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है हर वर्ग का। तो प वर्ग में आता है प, फ। देखिए चलिए हम प वर्ग लिख करके देखते हैं। देखिए प वर्ग मैंने लिखा, देख रहे हैं। अब इसमें निकालेंगे तो प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, म। इसमें कहा है ना, तो म कौन सा अक्षर है, पांचवा है, तो पांचवा है ना इसमें, इसीलिए क्या है, घोष व्यंजन है ना। कहने का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। क्लियर। चलिए नंबर 7 देखते हैं कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। नहीं पूछा है, ध्यान देना, ऑप्शन में क्या है, नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन, तो ये देखिए
ये देखिए छ मेरा छ त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है, नहीं पूछा है तो फ क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब इसमें नीचे देख सकते हैं छ में क्या मिला रहता है, संयुक्त व्यंजन क हलंत, जिस अक्षर में हलंत लग जाता है वो अक्षर क्या होता है, आधा हो जाता है ना। और इसमें भी देखिए क हलंत प्लस ख हलंत, ये क्या छ बना, त्र में त हलंत प्लस र हलंत त्र बना, और ज हलंत प्लस इय, ध्यान दीजिएगा इसके पहले फिर य बना, स्र हलंत प्लस र हलंत प्लस अ भी होता है तब जाके स्र बनता है। ये संयुक्त व्यंजन, इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। फ प वर्ग का वर्ण है। फ क्या है, अभी मैं प वर्ग लिखी थी ना, तो प में प के बाद आफ्टर फ आया था ना, तो फ है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। देखिए निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है। ट वर्ग देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट वर्ग देख लीजिए आप, मैंने लिखा ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ फिर और ये हो गया ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे ना। तो वही कहा है इसमें कि नहीं है ना, तो ट वर्ग का चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारे ख्याल से नहीं, 100% क्या नहीं है, ऑप्शन डी इसमें नहीं है ट वर्ग में। क्लियर। देखिए अब विसर्ग है। विसर्ग क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है कि महाप्राण है कि अयोगवाह है कि अल्पप्राण है, तो ऑप्शन सी होगा अयोगवाह है। अब चलिए देखते हैं अयोगवाह होता क्या है, ये तो जाने पहले। अयोगवाह होता है विसर्ग और अनुस्वार जो होता है ये अयोगवाह है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। क्लियर। अयोगवाह क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 10 है कि विराम का अर्थ है। विराम मतलब क्या होता है, विश्राम या आराम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसे ठहराव भी कहते हैं। क्लियर। नंबर 11 है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक, तो ये क्या है, सी ऑप्शन है। सी जो ल होता है ये पार्श्विक व्यंजन है। थोड़ा सा हम आपको और डिटेल में बता देते हैं कि य व को हम अर्धस्वर कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, अर्थात पार्श्व मतलब जानते हैं बगल से निकल जाए, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखिए छ तालव्य ये होता है जब छ कहते हैं। एक संस्कृत में फार्मूला है इचु यशा नाम तालु ना, तो ये छ चू मतलब क्या, च छ ज झ आता है संस्कृत में, तो वही ये झ है जो कि तालव्य है। सघोष है। घोष मतलब क्या कि इस झ को बोलने में कंपन हो रहा है, आवाज हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। और इचु सा नाम तालु भी होता है जो बड़ा स है। जब हम कहते हैं इचुए शाह नाम तालु, तो वो वाला स जो आता है ये तालव्य से होता है, ये भी अघोष है, ये भी महाप्राण है। क्लियर। चले चलते हैं 12 ये क्या है कि यह किन वर्णों के संयोग से बना है। किन वर्णों के संयोग से बना है, अभी मैं पहले बताई कि ज हलंत प्लस इय, ध्यान देना ज हलंत। देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत दिया है, अगर इस पे लगा देते आपका गलत हो जाएगा, इस पे लगाएंगे तो भी गलत होगा, इस पे लगाएंगे तो। देखिए यहाँ पे ज हलंत अर्थात जिस अक्षर में हलंत लग जाता है वो अक्षर आधा हो जाता है ना। इय इसे पूरा इसलिए क्योंकि ये अ अलग नहीं किया गया है, इस इय में ही है। तो आपका क्या हो गया, ज में ज हलंत प्लस इय के संयोग से बना है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। नंबर 13 देखते हैं, अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण, ध्यान दीजिएगा कि जिस वर्ण में कंपन ना हो वो मेरा अघोष वर्ण है ना। तो ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी। जिस ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष वर्ण कहलाते। ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता दी, वही चीज यहाँ रिटन में लिखा गया है। हाँ, कि अब ध्यान दीजिए कि अघोष वर्ण क्या होता है कि हर वर्ग का पहला वर्ण ना, थोड़ा सा पहला वर्ण और दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा, ध्यान दीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, यही चीज़ हमें बार बार मिलेगा। तो हम कहते हैं एक ही बार जो है बढ़िया से कर ले क्लियर डाउट अपना, ताकि नेक्स्ट में डाउट
न रहे ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर हम आराम से इसमें दे सकते हैं। तो ये देखिए पहला और दूसरा क्या है, ये अघोष व्यंजन। हर वर्ग का, वर्ग क्या है, जैसे मैंने कहा क वर्ग, इसका पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। मैंने कहा च वर्ग, च वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या है, अघोष है ना। तो अब देखिए इसमें 14 जो क्वेश्चन नंबर 14 है अर्थात 14, अ के उच्चारण स्थान का नाम है। तो अ का एदैतो कंठतालु होता है। एदैतो कंठतालु संस्कृत में आपका सूत्र है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एदैतो कंठतालु अर्थात कंठ और तालव्य, ऑप्शन डी सही है। इसमें ए तथा अ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, चौवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, तवर का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब मैं आपको बताऊं, एदैतो कंठ तालव्य और उदतो से क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, और इचुसा नाम तालु तालव्य से होता है, और ली तुलसा नाम दंता जो कि दांत से होता है। ये संस्कृत में फार्मूला है कि जैसे मैथ्स में फार्मूले होते हैं ना, वैसे संस्कृत में भी होते हैं। उसको कम एक बार आप फार्मूला कर लेंगे तो उसी के बेस पे जो है कम में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। तो इसमें देखिए 15, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस स्वर है, बड़ा ऊ जो होता है किस प्रकार स्वर है, किस प्रकार स्वर है। तो ऑप्शन डी है पश्च समृद्ध। क्या है, पश्च समृद्ध। आपका 15 में थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। बड़ा ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी, ऊ जब बोलते हैं, वृत्त जानते हैं, वृत्त मतलब ये आप सर्कल जो होता है वृत्तमुखी होता है कि नहीं होता, ये क्या है, वृत्तमुखी आप सर्कल होता है ना, ऊ जो बोलते हैं, या गोलाकार, देखिए गोलाकार बना है, गोलाकार ना, तथा जीभ ऊपर उठने के कारण, जब जीभ क्या होती है, ऊ बोलते हैं तो जीभ ऊपर के उठती है के कारण ये समृद्ध स्वर है। कैसा स्वर है, समृद्ध स्वर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 16, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। जो किसी पे आश्रित होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन परतंत्र है जो कि स्वर पर आश्रित है। उसके बाद देखिए 17 कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, पता है, जैसे अकारांत कहते हैं। अ का आना मतलब अकारांत। ऑप्शन डी, जैसे मैं बोलूँ राम, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसको तोड़ूंगी, र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, देखिए लास्ट में क्या आया, अ आया ना, तो क्या हो गया, ये अकारांत हो गया। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 18, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, तो अभी मैं इसके पहले भी क्वेश्चन थे बताई थी, ये अयोग वा है। क्या है, न तो ये स्वर है न तो व्यंजन है, ये क्या है, अयोग वा है। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञस्र है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, स्वर पूछा नहीं है, तो आपका ध्यान दीजिए, अ भी स्वर है, एक मिनट वेट, देखिए अ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी जो कि ई ऑप्शन डी है वो स्वर नहीं है, शेष अन्य स्वर है ना। उसके बाद देखिए नंबर 20 जो है, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम ऑप्शन सी जो है ये पूर्ण विराम है, ये पूर्ण वाक्य के अंत में होता है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है ये। ओके, अब चलिए 20 क्वेश्चन के बाद और हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड क्लास। बने रहिए, कंटिन्यू लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।